हेलो गाइस, वेलकम टू रंगाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास से 25 प्रश्न हमारे यूपी लेखपाल में आने वाले हैं। अपने वायदे के अनुसार डेली क्लासेस ऑन यूट्यूब, डेली क्लासेस पीडीएफ एंड प्रैक्टिस वाइज प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यूसली मिल रहा है। जो बच्चे रंगाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी हमारी ये पीडीएफ है 94 पेज दिख रहा है ना, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रंगाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। और पर डे क्लासेस यहाँ पर आ रही हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह चैप्टर नंबर 4 का ग्रामीण समाज भारतीय संदर्भ में, ग्रामीण समाज भारतीय संदर्भ में, इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जो आपके सामने दिख रहा है यह क्या है? यह है प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं जब सबसे पहले अपनी क्लास में इंट्रो दिया था यूपी लेखपाल के बारे में, तो मैं बोला था कि जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे उस चैप्टर के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न और भविष्य में आने की संभावना जिन प्रश्नों की प्रबल है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उसी वायदे के अनुसार 25 क्वेश्चन का सेट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, उसको हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में कुल कितने गांव हैं? जब मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तो वहाँ भी ये प्रश्न आया हुआ था, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा है। चकबंदी लेखपाल सन 2015 में भी आया हुआ प्रश्न है। तो जो बच्चे अच्छे से क्लासेस को देखे होंगे उनको पता ही होगा कि 6,40,930 कुल भारत के गाँवों की संख्या है, ठीक है ना। कुल भारत के गांवों की संख्या 6,40,930। ऑप्शन आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यह डेटा है, डेटा को हमेशा याद ही रखा जाता है। किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? मैंने अपने चैप्टर में 3 विद्वानों का जिक्र किया था, ठीक है ना। उसमें से जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, इन्होंने ग्रामीण समाज को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी। रॉबर्ट रेडफील्ड साहब ने बताया था कि जो हमारा गांव है वो काफ़ी छोटा होता है, यानी कि 1 यूनिट के लोग वहाँ पर होते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ आपस में सम्मिलित होता है, ठीक है ना। ये जो गांव होता है कोई 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर में फैले हुए क्षेत्रफल में नहीं होता, ठीक है ना। गाँव जो है छोटा होता है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां, ऑप्शन ए है, समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। औपचारिकता अनौपचारिकता के बारे में मैंने आपको बताया था। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता होती है। प्राथमिक समूह क्या होते हैं, द्वितीयक समूह क्या होते हैं, तृतीयक समूह क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता ही है, ठीक है ना। कि प्राथमिक समूह में ज़्यादातर प्रोडक्शन का कार्य होता है, जैसे कि जो जमीनी स्तर, यानी कि यदि आप कृषि को मान लें, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल निकालने की बात कर दें, बात समझ में आई। और द्वितीय अर्थव्यवस्था में उसके मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। और जो तृतीय होता है यानी कि तीसरा होता है, उसमें सेवाओं का कार्य ज़्यादा होता है, जैसे कि बैंकिंग हो गई, हॉस्पिटलिटी हो गई, ठीक है ना, उसको तृतीय स्तर में रखते हैं। तो प्राथमिक स्तर गांव में ज़्यादा होता है, क्योंकि गांव में क्या होता है, कृषि और पशुपालन होता है। मैं आपको बार बार बताया हूं कि गांव का जो मुख्य व्यवसाय है, गांव का जो प्रमुख कार्य है, सबसे मेन काम जो है गांव का ना, वो क्या है, कृषि और पशुपालन है। तो आप देख सकते हैं कि समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, ये सत्य बात है। और औपचारिकता वो नगर या फिर शहर में पाई जाती है। कृषि मुख्य व्यवसाय है, बिल्कुल सत्य बात है। कृषि और पशुपालन गांव का मुख्य व्यवसाय है। प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता होती है। मैं यह बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ प्राथमिक समूह के ही कार्य होते हैं, सिर्फ वहां पर उत्पादन और खनन का ही कार्य होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन प्राथमिकता होती है, अधिकतर कार्य वही होते हैं। जब मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में कौन कौन से कार्य आते हैं उसका मैं वहाँ पे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो जब यहाँ पर ए भी ऑप्शन करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो डेफिनेटली आपका आंसर उपरोक्त सभी होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा सामान्यतः देखा गया है, हर जगह तो बातें सही नहीं होती, कि जब ऑप्शन में उपरोक्त सभी आता है ना, तो 75 to 85 जो % चांसेस होते हैं इसी के सही होने के चांसेस होते हैं। बात समझ में आई ना। तो यदि
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे सपोज करिए यह क्वेश्चन आ गया, आपको 1 2 3 में से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो छोड़ने से अच्छा होगा कि उपरोक्त सभी टिक मार देना, बात समझ में आई। लेकिन अच्छे से पढ़ाई करिए, ऐसी नौबत ना आए। उपनगरी ग्राम वह ग्राम होता है जहां, मैं आपको नगरी बताया था, ग्रामीण बताया था, उपनगरी बताया था, ठीक है ना। तो उपनगरी ग्राम वह ग्राम होता है जहां, हमेशा वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर दिया करो, बात समझ में आई, फिर मिलाया करो कि सही है कि गलत है। ग्रामीण तथा नगरी संस्कृति मिलती है, बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, केवल शिल्पकार रहते हैं। तो मैं आपको जब उपनगरी ग्राम की संज्ञा पढ़ा रहा था, नगरी और उपनगरी, अर्थात नगर तो है लेकिन उतना अच्छा नगर नहीं है, नगर बनने की प्रोसेस में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि नगर के बिल्कुल निकट है, नगर के बिल्कुल निकट ऐसा गांव जो कि उपनगर है, बात समझ में। जैसे बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन उप मुख्यमंत्री, यानी कि उनसे थोड़ा सा छोटा है। तो नगर तो है लेकिन उपनगर है। तो उपनगर में क्या होगा कि कुछ गांव और कुछ नगर दोनों का कल्चर मिक्स होगा, लोग वहाँ रोटी भी खाएंगे और लोग वहाँ पिज्ज़ा भी खाएंगे, बात समझ में आई ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक रोटी खाए और पिज्ज़ा कभी खाएंगे नहीं, अरे बोलेंगे तो शहर की बात है, ऐसा नहीं है। यानी कि गांव और नगर दोनों का कल्चर वहाँ पर मिलता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ग्रामीण तथा नगरी संस्कृति मिलती है, उसको उपनगरी ग्राम की संज्ञा दी जाती है। मैं यह विश्वास करता हूँ कि जो भी पूरे लेक्चर को 6-7 लेक्चर इसके पूरे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से देखेगा, 60 नोट्स बनाएगा डेटा का, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। आइए प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। जनगणना सन 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। अब जनगणना जो सबसे निकटतम में हुई है वो सन 2011 में भी हुई है, सन 2021 में प्रस्तावित था होना, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अभी तक यह कार्य नहीं हो पाया है। तो सारी जो भी डेटा है जनगणना वनगणना की, आप लोग सन 2011 का ही याद रखिएगा। हो सकता है कि यदि आपका पेपर आते आते कोई और जनगणना कंप्लीट हो गई, आपको पता ही है कि पेपर का प्रोसेस कैसा होता है हमारे यूपी में, तो उसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, मैं एक नई वीडियो बना के सारा अपडेट दे दूंगा। तो 83.3 करोड़ डेटा, बात समझ में आई। यह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो डेटा मिला है उसको हम पढ़ रहे हैं। यानी कि जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। कुछ बच्चे हो सकता है कि पूरे भारत की आबादी यदि ऑप्शन में हो, पहला ऑप्शन में, तो टिक कर दें। आपको पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि जनगणना सन 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है, ठीक है ना। जो 70 से 80% लोग गाँव में रहते हैं उनकी आबादी कितनी है, तो सन 2011 के जनगणना के अनुसार 83.3, ठीक है ना, करोड़ जो लोग हैं, 83 करोड़ और 30 लाख लोग गांव में रहते हैं। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। देखिए, बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और तमिल साहित्य। तो मैं आपको बता दूं, वैदिक साहित्य, जब सिंधु घाटी सभ्यता से हम अपने इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, इससे पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं, फिर नव पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद जो सभ्यता आती है आर्यंस की सभ्यता या फिर वैदिक जो साहित्य है, आर्यंस की सभ्यता के समकालीन ही वैदिक साहित्य आता है। तो सर्वप्रथम जो ग्राम शब्द है वो वैदिक साहित्य में इसका वर्णन है कि गांव ऐसा होता है जहां पर लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, ठीक है ना, गांव के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, ऐसी बातें वैदिक साहित्य में लिखी गई हैं। तो ग्राम शब्द का जो कॉन्सेप्ट है वो वैदिक साहित्य में दिया गया है, बात समझ में। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 का आंसर वैदिक साहित्य, सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में ही ग्राम शब्द की संकल्पना की गई है। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक होती है। व्यावसायिक स्तर यानी कि पैसे कमाने का साधन, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, व्यवसाय क्या होता है, धंधा, पैसा कमाने का साधन। पर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव का क्षेत्र में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है। पैसे कमाने के लिए गांव के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बात समझ में आई। पैसे कमाने के लिए गांव के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कृषि, खेती बाड़ी।
विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनी लगाना, सेवा क्षेत्र इंजीनियर डॉक्टर बनना, या फिर मत्स्यन मछली पालन करना। मैं आपको बता दूं कि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां गांव में नहीं है। सेवा क्षेत्र इंजीनियर डॉक्टरी गांव के लोग नहीं करते, ठीक है ना, कुछ लोग उनके बच्चे आते हैं, लेकिन मैं अधिकता की बात कर रहा हूँ। मत्स्यन, अब पंगा फंसा कृषि और मत्स्यन में। मैं आपको चिल्लाया हूँ 50 बार कि कृषि और पशुपालन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक स्तर यानी कि पैसे कमाने का साधन जो है गांव के क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। मत्स्यन भी, मछली पालन भी लाइन में आ रहा है। यदि कृषि ना होता तो मत्स्यन इसका आंसर होता, ठीक है ना। यदि यहाँ पर कृषि ना होता, पशुपालन होता तो पशुपालन आंसर में आता। मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कृषि को देनी है, फिर पशुपालन को देना है, फिर मत्स्यन को देना है, और मत्स्यन के समकक्षी मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, इस तरीके से देना है। अभी यार मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र तो बहुत पीछे है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर कृषि इसका डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। पैसा कमाने के लिए गांव के जो लोग होते हैं सबसे अधिक कृषि पर निर्भर हैं। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? प्रश्न पढ़ने के बाद यदि कहीं पर नहीं दिख जाए ना तो सबसे पहले उसको अंडरलाइन किया करो, क्योंकि हम इतने तेज होते हैं वहाँ पर, इतनी हमें जल्दी होती है, एरोप्लेन हमारा छूटता रहता है कि हम करते क्या है कि जैसे ग्राम की विशिष्टता सरल सामाजिक आंसर 9वां क्वेश्चन करो, ठीक है ना, और उसी में 4-6 क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर आप रोते हैं कि यार 2 नंबर से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कैसे होगा, बात समझ में आई। तो विशिष्टता को नहीं दर्शाता, और जैसे ही आप विशिष्टता शब्द पढ़े ना पहले ही आंसर पर टिक करके आगे निकल जाते हैं। नहीं दर्शाता गांव की क्या विशेषता है, गांव में लोग कैसे रहते हैं, उनकी मुख्यता क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उसको नहीं दर्शाता। यानी कि गांव के लोग क्या नहीं करते हैं वो प्रश्न पूछा है, गांव के लोग क्या करते हैं वह प्रश्न नहीं पूछा है आपसे। बात समझ में आई। तो गांव के लोग क्या नहीं करते हैं उस पर हमें फोकस करना है। सरल एवं सामान्य जीवन गांव के लोगों का होता है, मैं आपको बार बार बताया हूँ। बात समझ में आई ना, कि रोटी छाछ दूध ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रचलित होती हैं, खा पी के एंजॉय करो। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, एकल परिवार की परंपरा, श्रम के विशेषीकरण का महत्व। सामाजिक गतिशीलता, जो गांव के लोग होते हैं वो स्थायी होते हैं, ठीक है ना, उनका अभाव है। सही बात है, गतिशील नहीं है वो गतिशील नहीं है, उनका अभाव है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, गतिशीलता की कमी है, गतिशीलता आने जाने घूमने टहरने की कमी है गांव में। सही बात है। कुछ लोग सामाजिक गतिशीलता जैसे भारी भरकम शब्द को देखकर परेशान हो गए, इसका अर्थ क्या होगा मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। सामाजिक गतिशीलता, गतिशीलता चलने फिरने घूमने टहरने का अभाव है, कमी है। सही बात है, गांव के लोग स्थायी होते हैं, ज़्यादा भ्रमण उमण नहीं करते, अपने गांव घर में गए, खेत में गए, घर पे आए, बस इतना ही, ठीक है। फ्लाइट पकड़ के लंदन वो नहीं जाते। गतिशीलता का अभाव है, बिल्कुल करेक्ट बात है। एकल परिवार की परंपरा निहायत गलत बात है। गांव के लोग संयुक्त परिवार में बिलीव रखते हैं। यदि गांव में किसी के घर बंटवारा होता है तो मातम मच जाता है, अर्थात कि उनकी जो विशेषता है, उनकी जो परंपरा है उसको लोग तोड़ रहे हैं। तो एकल परिवार की परंपरा, ठीक है ना, विशिष्टता को नहीं दर्शाता, यही नहीं दर्शाता। एकल परिवार की परंपरा जो है वो गांव की विशिष्टता को नहीं दर्शाता। तो बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर होगा। श्रम के विशेषीकरण का महत्व, मेहनत करते हैं वो लोग, जम के मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी का काम इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको देख लिया। सबसे पहले आप प्रश्न को ना बिल्कुल खोल दो, क्या पूछ रखा है, फिर इसके ऑप्शन को खोल दो, आंसर आपके सामने होगा। यूपी लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको गांव घर में काम करना है, आपके प्रश्न भी वैसे ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समुदाय, जो गांव का समाज है, आप जहां से आते हैं, आपका समाज के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? नहीं और असंगत दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है ना। नहीं और असंगत,
और है और संगत, ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं। असंगत है यानी कि कौन सा ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में गलत बात है, ग्रामीण में, गांव के समाज में क्या नहीं होता उसके बारे में प्रश्न पूछा है। बच्चे से बहुत परेशान रहते हैं, असंगत पूछ लिया, नहीं पूछ लिया, क्या होगा, परेशान हो गए, पानी पी के आए, 2 मिनट में फिर वॉशरूम चले गए, यार ये प्रश्न बड़ा तो टेढ़ा पूछ रहा है, सिंपल सा दे देता, नहीं देगा सिंपल सा। आपके गांव घर की बोली चाली में प्रश्न नहीं आते, शुद्ध हिंदी में आता है, कभी यूपीएससी का पेपर उठा के देख लेना। ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, गांव का जो समाज है उसके बारे में क्या चीज़ें नहीं हैं, इसमें से वह पूछा है प्रश्न आपसे। ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। क्या नहीं है, यह है, यह गांव के लिए है स्टेटमेंट। ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, सही बात है। और प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, और यह है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार से है, बिल्कुल सत्य बात है। व्यक्ति जो होता है उसका संबंध परिवार की प्रतिष्ठा से होता है। आप यदि लेखपाल बन गए तो आपके घर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप यदि चोरी करके जेल चले गए तो प्रतिष्ठा घर की घटेगी। बात समझ में आई? मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन समझाने के लिए। जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाता है, विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। इस लाइन का अर्थ समझना अति आवश्यक है। जनसंख्या घनत्व तो कम पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। आप शहर में आएंगे, मकान से सटा मकान आप पाएंगे, ठीक है ना। यदि कोई एक मकान पे है तो 4 मकान पे जा सकता है, लेकिन गांव में एक मकान यहाँ पर है तो फिर इसके अगल बगल भाई साहब का 25 बीघा ज़मीन है, अब उसके आगे ही दूसरा मकान मिलेगा आपको। यानी कि जनसंख्या कम होती है गांव में शहर की तुलना में, ठीक है ना। तो ये तीनों तो हैं। अब हमसे क्या पूछा है, असंगत, संगत नहीं है, असंगत, गलत है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है। आधे लोग का सर फट गया कि इसका मतलब क्या होगा। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कंपनी लगाना, उत्पादन करना, सब इसी का अर्थ होता है विनिर्माण। ये मैन्युफैक्चरिंग की हिंदी होती है विनिर्माण, ठीक है ना। प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना। कोई कंपनी होती है, हम में से, आप में से, हमारे काफ़ी भाई जो लोग होते हैं वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कंपनियों में वो प्रोडक्शन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, चीज़ें वहाँ से बनती हैं, तो उसी का नाम है विनिर्माण। कार्य विकसित अवस्था में होता है। एक होता है विकसित, एक होता है विकासशील। विकसित मतलब कि हो चुका है, कंपनियां लग चुकी हैं, और विकासशील मतलब लग रही हैं। अरे गांव में कितनी कंपनियां लग गई हैं जी, हम तो कभी नहीं देखे आज तक। विकसित अवस्था में होता है, बिल्कुल असत्य बात कर रहा है। गांव में कंपनियां लगी ही नहीं है। गांव में कंपनियां लगी होती तो आप लोग लेखपाल की तरह थोड़ी ना करते होते, अपने गाँव में कोई अच्छी कंपनी में काम करते होते। ये कर भी सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको कि नहीं लगी हैं बहुत बड़ी कंपनियां। तो यह जो कथन है गांव के लिए असत्य है, असंगत है। आंसर यही है, विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है, नहीं है। कोई कंपनी नहीं लगी है, जो लगी भी है बंद हो रही है। वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझेंगे, क्योंकि इसका चारों ऑप्शन जो है ना, जाति, धन, पद, शिक्षा, मुझे चारों ही सही लग रहा है। अब देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। वर्तमान ग्रामीण समुदाय, आज का ग्रामीण वर्तमान भविष्य, ठीक है ना। वर्तमान यानी जो चल रहा है, भविष्य मतलब जो आगे आएगा, प्राचीन मतलब जो बीत चुका है। तो वर्तमान गांव का समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जा सकता। आप आज एक गांव में एंट्री मारें और बोल दिया जाए कि 4 लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनकी स्थिति बताओ, इनकी कंडीशन बताओ, तो आधार पर नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य क्या है समझिए। यदि कोई बढ़ई है तो उसकी जाति देखकर हम यह नहीं बता सकते कि इसका बेटा बढ़ई ही होगा। यदि कोई मजदूर है तो मजदूर की जाति देखकर हम नहीं बता सकते कि मजदूर का बेटा मजदूर होगा। यह चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। जो हमारी प्राचीन जो हमारे नियम थे कि
जाति के आधार पर लोग काम करेंगे, अब यह गांव में बिल्कुल ही खत्म हो गया है। धन, पद, शिक्षा, एजुकेशन आप देखकर बता सकते हैं कि बंदा बीटेक किया है कि बीएड किया है कि बीए किया है कि बीएससी किया है। पद, यह गांव का प्रधान है कि लेखपाल है कि मुखिया है, क्या है बता सकते हैं। इसके पास कितना धन है, क्या है, कैसे है बता सकते हैं। लेकिन जाति को देखकर उसका आकलन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब जाति से संबंधित कोई बाध्यता नहीं है गांव में कि इस जाति का व्यक्ति यही कार्य करेगा। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा कि आज के गांव में यदि कोई व्यक्ति गया तो वह किसी की जाति देखकर यह नहीं बता पाएगा कि यह क्या है और कैसे है, क्योंकि जाति के आधार पर कोई बंदिशें नहीं है कि यह इस जाति का है तो यही कार्य करेगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 11, ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है। समाज शास्त्री जो गांव है, जो वहाँ के लोग हैं, लोगों से समुदाय बनता है। ठीक है ना। जैसे कि 2-4 लोग हैं तो परिवार हो गया, 10-20 घर हो गए तो एक समुदाय हो गया, और 10-5 गांव हो गए तो क्षेत्र हो गया, 25-50 गांव हो गए तो जिला हो गया, और 25-50 जिला हो गए तो एक प्रदेश हो गया, और कुछ प्रदेश हो गए तो एक देश हो गया, और कुछ देश हो गए तो एक विश्व हो गया। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से चीज़ें बनती हैं। ग्राम समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है। समाज शास्त्रीय, शास्त्रीय कितना सुंदर शब्द है, शास्त्रीय, समाज का शास्त्र, समाज का शास्त्री, कल्चर, जो सभ्यता है, जो रहन सहन है, जो खान पान है, वो कैसा है गांव का, उस पर हम बात कर रहे हैं। प्राचीन संस्कृति के संवाहक के रूप में गांव में आप लोग को लोग मिल जाएंगे कि हम तो मंगलवार को व्रत रहेंगे, यह हमारी परंपरा है। ठीक है ना। अधिकतर आपको गांव में मिल जाएंगे। शनिवार को हम तेल चढ़ा के आएंगे। ठीक है ना। हमारी 5 टाइम की नमाज शुक्रवार को हम मिस नहीं करेंगे। ऐसे लोग गांव में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। गांव में अधिकतर लोग आपको मिलेंगे उसको मानने वाले, अपनी प्राचीन संस्कृति, अपनी सभ्यता को। गांव में आज भी लोग आपको पैजामे में और धोती पहने हुए मिल जाएंगे, लेकिन शहर में मुश्किल है। शहर में वही मिलेगा जो नेता होगा। ठीक है ना। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, बिल्कुल सही बात है, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, यानी कि पहले की तरह संगठन आज भी गांव में आपको दिख जाएगा। प्रजातंत्र का आदर्श रूप, जो प्रजातंत्र होता है कि लोगों का आपस में मेल मिलाप, लोगों का आपस में मेल मिलाप, डिस्कशन करना, इस तरीके की बातें, जो प्रजातंत्र का आदर्श रूप होता है कि लोगों का शासन, बात समझ में आई, कि आपस में मेल मिलाप, भाईचारा, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई दबाव हो। ये सब चीज़ें गांव में आपको ज़्यादातर मिल जाएंगी। तो उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 था, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। ग्रामीण विकास की दिशा में जब गांव हमारा विकास किया तो सामाजिक जीवन, उनका जो रहन सहन खान पान है, उसमें क्या बदलाव हुआ। जब गांव का विकास हुआ तो गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, प्रश्न यह पूछा हुआ है। आइए देखते हैं। जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर, संयुक्त परिवार का विघटन और उपरोक्त सभी। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जब गांव में विकास हुआ तो उनके समाज, उनके समुदाय के जीवन में क्या परिवर्तन आया। जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, बिल्कुल सही बात है। जजमानी व्यवस्था क्या होती है कि जैसे कोई गांव है, वहाँ पर एक परिवार नाई का कार्य करता है तो वह सबके घर जाकर उनके बाल काटेगा और महीने में या 6 महीने में या वर्ष भर में उस घर से कुछ उसको पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको जजमानी बोलते हैं कि इस परिवार का कार्य फिक्स है गांव में, यह सेवा देना। जैसे कोई पंडित जी हैं तो कर्मकांड की सारी जो भी एक्टिविटी गांव में होगी वहीं करेंगे। ठीक है ना। कोई मजदूर है तो उसका काम है कि इस 10 घरों में उसकी जजमानी है तो वहीं कार्य करने जाएगा, उसके बेटे ही कार्य करने जाएंगे, उसकी पत्नी ही जाएगी कार्य करने, इसको जजमानी बोलते हैं। तो यह गांव में लगभग अब समाप्ति की ही ओर है। आजकल के बच्चे जजमानी व्यवस्था को जानते भी नहीं होंगे। सैलून पे गए, बाल कटवाए, पैसा दिए, चले आए। ठीक है ना। ये नहीं है कि अब उनके घर के नाई आएंगे शनिवार को या फिर रविवार को आएंगे तो बाल काटेंगे तभी हमारा बाल कटेगा। ठीक है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर,
कि यह इस जाति का है तो यही कार्य करेगा, इस जाति की शादी इस जाति में होगी, यह कमज़ोर हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है लेकिन कमज़ोर हो रहा है। संयुक्त परिवार का विघटन, बिल्कुल सही बात है। 3 पीढ़ियां अब एक साथ कहाँ रहती हैं? नहीं रहती। कुछ उनके भाई शहर काम करने चले गए, कुछ ने अपना बिजनेस ओपन कर लिया, कुछ पढ़ लिख के बाहर चले गए। तो अब संयुक्त परिवार क्या हो रहा है? कमज़ोर हो रहा है। जैसे कि गांव का विकास हो रहा है, उनके समाज में ये सब चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, जजमानी व्यवस्था खत्म हो रही है, जातियों की परंपरागत सोच भी कम हो रही है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। मैंने आपको संयुक्त परिवार में पूरा एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं इसको, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर है। यदि आपको कोई टॉपिक, कोई लाइन समझ में नहीं आए तो विस्तार से आप लोग वीडियो देखिए, बहुत समय है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? चिकबंदी लेखपाल सन 2015। महाजनी प्रथा यह कर्मकांड से प्रभावित प्रथा थी। जैसे कि पंडित जी के जो रोल होते हैं ना, उस पर एक बुक लिखी हुई है एक। तो महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है, रामायण में भी नहीं है, उपनिषद में भी नहीं है। शतपथ ब्राह्मण, मैंने आपको बताया ना कि ब्राह्मण के कार्यों से संबंधित बुक है यह। तो शतपथ ब्राह्मण में, ब्राह्मण शब्द से आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कि किस प्रकार से महाजनी प्रथा होगी, किस प्रकार से आपकी शादी में पंडित जी जाएंगे, आपकी मृत्यु होगी तो किस प्रकार से कर्मकांड होगा, ठीक है ना, उसका जो उल्लेख है वो ब्राह्मण शतपथ, शतपथ ब्राह्मण नामक पुस्तक में सर्वप्रथम इसका उल्लेख हुआ है। ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या, निम्न जाति का अर्थ क्या हुआ कि जिनके कार्य बहुत अधिक महत्व वाले नहीं थे, उनको निम्न जातियां बोलते थे। जैसे कि जो लोग सेवा में कार्य करते थे, जो लोग सेवा का कार्य करते थे, ठीक है ना, उनको सामान्यतः निम्न जाति बोलते थे। की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गए, ठीक है ना, जनसंख्या की बात कर रही हैं यहाँ पर। तो मैकाइवर, श्रीनिवास, HM जॉनसन और RK मटन। तो यहाँ पर श्रीनिवास, देखिए इसमें क्या है कि सब विदेशी लग रहे हैं, लेकिन निम्न जातियाँ, प्रमुख जातियाँ, इन सब की ज़्यादातर बातें भारत में ही हैं। विदेश के देशों में ऐसी कोई जाति व्यवस्था कोई खास प्रकार की नहीं है, रंग भेद है। जैसे होता है ना कि अमेरिका से न्यूज आई, एक काला व्यक्ति था, उसको गोरे ने मार दिया, दंगा फसाद हो गया। लेकिन इंडिया में जो है वो निम्न और उच्च जाति की जो संज्ञानता है, यानी जो सोच है वो ज़्यादा है। तो डेफिनेटली श्रीनिवास ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि जिन क्षेत्रों में निम्न जातियों की संख्या ज़्यादा होगी वो उच्च जातियों में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए। समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? अब कोई समाज है वो प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित है, ठीक है ना, कोई वहाँ पे हलचल नहीं है, कोई दुख दुविधा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संस्था। तो एक कोई कमेटी हो गई, मूल्य का कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रतिमान है नहीं। सामाजिक संरचना, स्ट्रक्चर, एक ढांचा होता है ना, एक गांव का एक प्रकार अच्छा सा ढांचा है और सब लोग यहाँ पर तरीके से रहते हैं, तो सामाजिक संरचना इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? प्रश्न पूछ रखा है कि इनमें से ऐसे कौन से कारक हैं जो समाज में लोगों के मकान की बनावट को बदल देते हैं, खान पान को बदल देते हैं, वस्त्र आदि को प्रभावित कर देते हैं। आप जम्मू और कश्मीर में आप जाइए, ठीक है ना, आप जम्मू और कश्मीर में जाइए और आप एक किसी ऐसे क्षेत्र में जाइए जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, तो आपका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, वस्त्र आपका बदल जाएगा। आप इधर साउथ दक्षिण भारत में जाइए और आप एक यहाँ पे जम्मू में जाइए, तो यहाँ पर जो आपके वस्त्र पहनने का तरीका होगा वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर उमस गर्मी होती है और यहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आंसर आप खुद बताएंगे। खान पान, अब यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर तीखा विखा ज़्यादा आप खा नहीं पाएंगे, एक तो ऊपर से गर्मी, एक तीखा मिर्चा मांस ज़्यादा आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, और ऊपर क्या है ठंडी अधिक है तो आप तीखा विखा खाने का प्रयास करेंगे। मकान की बनावट, इधर बर्फ़ है तो इधर का मकान अलग तरीके से बनेगा, जहाँ बर्फ़ नहीं है वहाँ का मकान अलग तरीके से बनेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि भौगोलिक संरचना, जियोग्राफिकल कंडीशन ही
डिपेंड करती है इन परिवर्तनों पे। यानी कि प्रौद्योगिकी कारक कोई है नहीं, जनयांत्रिक कारक नहीं है, जैविक कारक भी नहीं है, भौगोलिक कारक, जो भूगोल है, जो स्ट्रक्चर है देश का, प्रदेश का, विश्व का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे मकान बनाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हाँ, तो भौगोलिक कारण जो होंगे वह बताएंगे कि आप किस प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, किस प्रकार का खान पान रखेंगे और किस प्रकार की आपकी मकान की बनावट होगी। मैंने आपको बता दिया था वहाँ पर कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन पे ही क्लाइमेट डिपेंड करता है, मौसम डिपेंड करता है और मौसम के अनुसार व्यक्ति रहता है। आज गर्मी पड़ रही है, कभी ठंड पड़ेगी, आज आप टी शर्ट पहने तो आप स्वेटर पहनेंगे, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? सामाजिक परिवर्तन, जो गांव में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, आर्थिक कारक, पैसे की जो इम्पोर्टेंस है वो किस रूप में सहायक होती है? अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन। देखिए, अलग अलग कास्ट में शादी करना या फिर प्रेम विवाह करना या फिर सामाजिक विघटन। सामाजिक परिवर्तन में के आर्थिक कारक, जो वहाँ पर पैसों की इम्पोर्टेंस है, वह इन सभी घटनाओं को घटित करवा देती है। जैसे कि यदि आपके पास अधिक पैसा है, ठीक है ना, तो आप शहर की तरफ चले आएंगे तो सामाजिक विघटन का एक मुख्य कारण हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, तो अंतर्जातीय और प्रेम विवाह आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी जो घटनाक्रम है आर्थिक कारण, यानी कि यदि आप आर्थिक रूप से पैसे से मजबूत हैं तो इन सब परिवर्तनों को आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जो कि गांव के समाज को नहीं बदलती है? मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया था कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं कि जिससे समाज का जो ढांचा है, जो गांव का एक स्ट्रक्चर है, रहन सहन, खान पान, वो सब बदल रहा है। राजनीतिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी, सामाजिक गतिशीलता, मनोवैज्ञानिक। पॉलिटिकल एक्टिविटी, यदि गांव का कोई एक स्ट्रक्चर था, कोई राजनीतिक चीज़ें वहाँ पे आ गई, जैसे कि सपोज करिए कि गांव में एक तालाब था और सब लोग वहाँ जाके पानी भरते थे। अब नल जल योजना आ गई, सबके घर में पानी आ गया, तो लोग वहाँ पे जाएंगे, तो यह भी एक परिवर्तन कारण बन सकता है, पॉलिटिकल चीज़ें। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, मैंने आपको बताया था कि सूचना और प्रौद्योगिकी जो है ये जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, यह गाँव में बदलाव ला रही है, गाँव में इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। नए नए दवाइयाँ आ रही हैं, नए नए मशीन आ रहे हैं, जिससे कि गांव की जो स्ट्रक्चर है, जो पुरानी परंपरा है, उसको बदला जा रहा है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो उनकी मनोवैज्ञानिक जो उनकी सोच है, पुरानी सोच, यह भी बदल रही है। लेकिन सामाजिक गतिशीलता, यानी कि समाज का स्थायी होना, यह जो है यह इसका परिवर्तन का कारक नहीं है। तो यह जो है सी आंसर सही होगी, बल्कि ये परिवर्तन का कारक है। और प्रश्न क्या पूछा है? नहीं है, ठीक है। तो परिवर्तन का कारक नहीं है, यह आंसर सामाजिक गतिशीलता। ये सब परिवर्तन के कारक हैं, राजनीतिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी और मनोवैज्ञानिक। और जो परिवर्तन का कारक नहीं है वो सामाजिक गतिशीलता है, ठीक है ना, कि समाज का स्थायी होना, यह परिवर्तन का कारक है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो राजनीतिक कारक, सूचना प्रौद्योगिकी और मनोवैज्ञानिक, यह सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। इनकी वजह से गांव के समाज परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन सामाजिक गतिशीलता जो है यह परिवर्तन का कारक है, ठीक है। निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? समरैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन, चक्री परिवर्तन और समतल परिवर्तन। समरैखिक, उतार चढ़ाव और चक्री, मैंने आपको लेक्चर में था बताया कि यह सब प्रतिमान हैं, लेकिन समतल परिवर्तन प्रतिमान नहीं है। इसको आप, इसका जो व्याख्या है देख सकते हैं। समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? आर्थिक जगत, पैसों की बात चल रही है, जनसंख्या, लोगों की वृद्धि, जनसंख्या, ठीक है ना,
जन्म की बात चल रही है। समरैखिक, चक्रीय, गुणात्मक, तो उतार चढ़ाव परिवर्तन मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। उतार चढ़ाव परिवर्तन के थ्रू आर्थिक जगत और जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन है इसके अंतर्गत को देखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। मानव जीवन का शिशु छोटा सा बच्चा है, फिर तरुण थोड़ा बड़ा हुआ, प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? यह जो मानव की एक साइकिल चल रही है ना, पैदा हुआ, फिर उसके बाद प्रौढ़ हुआ, तरुण हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर उसकी वृद्धि अवस्था में आ गई, यानी कि बूढ़ा हो गया। तो यह जो साइकिल है वह किसके परिवर्तन के अंतर्गत आती है? तो चक्रीय है ना, एक चक्र की तरह बन रहा है, तो इसको चक्री नाम से याद रख सकते हैं। यह जो मानव के विकास का परिवर्तन होता है, पैदा हुआ, तरुण हुआ, ठीक है ना, प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्धावस्था में गया, इसको चक्री परिवर्तन के अनुरूप देखते हैं। निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? अब यहाँ पर परिवार के बारे में बात कर रही है। हमने परिवार का पूरा एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है आपको कि परिवार कैसे थे, उनका फिर उद्विकास कैसे हुआ, उनके कारक क्या हैं, उनकी एकता क्यों है, उनका विघटन क्यों हो रहा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है, यानी कि परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में बात कर रहा है। यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति परिवार में होता है, बच्चे पैदा होते हैं। सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, बिल्कुल। नवजात शिशुओं की देखभाल करना, जो बच्चे पैदा होंगे घर में उनके परिवार देखभाल करते हैं। सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना यानी कि उनका पालन करना। जो समाज की मान्यताएं हैं कि आपको शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, तो गांव के लोग मानते हैं अरे नहीं लोग नहीं कटवाते, दोष पड़ता है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को मानते हैं। तो उपरोक्त सभी, काफ़ी आसान प्रश्न था। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? रक्त संबंधों का बंधन विशेषता नहीं है पूछ रखा है, ठीक है ना, लेकिन यह विशेषता है। रक्त संबंध, खून का जो होता है ना, सामाजिकरण, भावनात्मक लगाव, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी होना, समाज के साथ रहते हैं, भावनात्मक लगाव, एक दूसरे के सुख दुख को वो समझते हैं, भावनात्मक लगाव है। सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन, सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। यह वही बात है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इसका उनके ऊपर असर पड़ता है। अप्रभावी नहीं है, प्रभावी है। अप्रभावी मतलब कि नहीं होना, ठीक है ना। तो यह गांव में देखा जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी होगा। परिवार के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैंने आपको परिवार के उद्विकास के 4 स्टेप को पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि परिवार के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक, सिद्धांत एक तो होता है कि नियम बनाना, और एक होता है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना। इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैं 24 का ए और 24 का बी बना के आपको बताऊंगा कि परिवार के उद्विकास यानी कि जो परिवार की संकल्पना आज है, यह सबसे पहले कैसी थी? पहले तो आदमी क्या था? बंदर था, झिंगा लाला वाला, ठीक है ना। फिर इसके बाद वो धीरे धीरे आदि मानव हुआ, फिर एक सभ्य मानव हुआ, फिर आज का आधुनिक मानव हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे परिवार की संकल्पना पहले से नहीं थी, तो किस प्रकार से परिवार बनना स्टार्ट हुआ पहले से, प्राचीन इतिहास से, और आज परिवार का स्वरूप क्या है, उसको उद्विकास कहते हैं। उसका सिद्धांत जो थे वो बैकोफन ने दिया था, लेकिन इन्हीं के उद्विकास को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन, एक एक बातों को बताने वाले मॉर्गन थे। यदि आपसे पूछे कि परिवार के उद्विकास सिद्धांत को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कौन किया, उसकी व्याख्या कौन किया, तो आप बोलेंगे मॉर्गन। लेकिन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? तो बैकोफन, यह सिर्फ उद्विकास का प्रतिपादन किए थे और मॉर्गन ने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अंतर पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता? ठीक है, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, पाश्चात्य संस्कृति एवं स्थायी जीवन। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन, यदि गांव का कोई परिवार में परिवर्तन हो रहा है तो वह किस कारण से हो रहा है? वह किस कारण से हो रहा है? तो नगरीकरण हुआ है, लोग
अब जो गांव है वह नगर की तरफ, यानी कि नगर की तरफ अग्रसरित है। जो नगर में चीज़ें होती हैं, उद्योग धंधा, बिजनेस, ये सब चीज़ें गांव में होने लगी हैं कुछ गांव में, तो इससे गांव में परिवर्तन हो रहा है। पश्चिमीकरण मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि जो फ्रेंच हो गए, ब्रिटिश हो गए, स्पेनिश हो गए, वो भारत में आए, तो भारत के पश्चिम से आए थे, इधर से, इसीलिए इन देशों को पश्चिम देश बोलते हैं। तो इनका असर हमारे ऊपर पड़ा, हमारे गांव पे पड़ा। पाश्चात्य संस्कृति, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर हमारे यहाँ पड़ा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, यह ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारण हैं। अब जैसा प्रश्न आएगा वैसा आप लोग आंसर मार दीजिएगा। लेकिन स्थायी जीवन ग्रामीण विकास में गांव के समाज में परिवर्तन का कारण नहीं है, क्योंकि गांव के समाज की विशेषता क्या है? स्थायी रहना, स्थायी जीवन रहना। लेकिन नगरीकरण, पश्चिमीकरण और पाश्चात्य संस्कृति, यह सब कारक हैं ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के। ठीक है, हाँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह सारे प्रश्न, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न है या फिर जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ग्राम समाज एवं विकास के 4 चैप्टर आज कंप्लीट कर लिए। तो इसके साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ जाकर उसको फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको ये सारी PDF, क्या आप देख रहे हैं ना, ये सारी PDF आपको मिल जाएगी और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।